हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं सब में अच्छे से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 दिगंत भाग 2 का काव्य खंड चैप्टर नंबर 11 प्यारे नन्हे बेटे को। कल हमने एक वीडियो दिया था आपको जिनमें इनके जो कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल, इनके जीवन के बारे में हमने बताया कि उनका जन्म 1 जनवरी 1937। जन्म स्थान कहाँ था? तो उत्तराखंड के राजनंद गांव में हुआ, लेकिन रहते कहाँ थे? रायपुर। ये सारी बातें हमने बताई और उन्होंने कहाँ काम किया, उनकी कौन कौन सी कृतियां हैं। खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनकी कृतियां में से बहुत ज़्यादा आता है, याद रखिएगा। तो आप याद कर लीजिएगा, जैसे गर्म कोट पहनकर वह चला गया, ठीक है ना। और बहुत सारी इनकी कृतियां हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि इनकी कृतियां याद कर लीजिएगा कि कौन कौन सी कृतियां हैं। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत सारा रहता है इनसे, चैप्टर से। और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट के जितने भी सब्जेक्टिव हैं उनके बारे में, क्वेश्चन के बारे में। सुनिएगा क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सुनिए। बिटिया से क्या सवाल किया गया है? कल आपने कविता पढ़ा था कि हमारे जो कविवर हैं विनोद कुमार शुक्ल जी, वो कहते हैं कि हमने बेटे को कंधे पर जब बिठाया तो हमारा बेटा ने जवाब दिया कि पिताजी, हम आपसे भी बड़े हो गए और दादाजी से भी बड़े हो गए। इस पर उन्होंने कहा कि हर पिता ये चाहता है कि हमारा बेटा हमसे बड़ा हो, हमने जो नहीं किया वो करें, अर्थात बेटा की विकास की ओर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर कहते हैं कि हमने बिटिया से एक सवाल किया था कि लोहा कहाँ कहाँ है। वो पूछते हैं बिटिया से कि लोहा कहाँ कहाँ है, यही सवाल उनसे पूछा गया था। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिटिया से क्या सवाल किया गया। तो बिटिया से सवाल किया गया था, यानी लेखक साहब ने अपनी बेटी से पूछते हैं कि बताओ लोहा कहाँ कहाँ। कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान शब्दों में समझ गए होंगे कि बिटिया से क्या सवाल किया गया था कि लोहा कहाँ कहाँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है? देखिए, कविता में आपने पढ़ा था कि बिटिया से जब ये सवाल किया जाता है कि बताओ लोहा कहाँ कहाँ है, तो वह लोहा अपने आसपास के चीज़ों में पहचानती है और कहती है कि जैसे चिमटा है, अंगीठी है, सरसी है, दरवाजे में लगा जो कब्जा है उसमें लगा हुआ जो कील है, इसके अलावा भैया का चट्टी जिस पर पसारी हुई है बाहर में अलगनी, वो लोहे की है। इन सारी साइकिल लोहे की है। यानी बिटिया क्या क्या कहती है कि अपने आसपास के चीज़ों में वह नज़र दौड़ाती है। कहती है कि वह सरसी, वो करछुल, वो अंगीठी, वह चिमटा, वह साइकिल है ना, ये सब क्या है? साइकिल है, सॉरी लोहा है। ये सब क्या है? लोहा। तो बिटिया क्या क्या कही? आसपास की चीज। कोई दिक्कत। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 3। कवि लोहे की पहचान किस रूप में कराते हैं? यही पहचान उसकी पत्नी किस रूप में कराती है? अब आपने कल पढ़ा था कि सबको अपने अपने पहचान कराने के लिए एक ही लोहा की पहचान सब अपने अपनी तरीके से करते हैं। जब बिटिया कहती है कि आसपास के चीज करछुल, चिमटा, सरसी, की बाल में लगी हुई जो पेच है वो सब क्या है? लोहे की है। साइकिल लोहे की है और बाहर में 2 खंभों के बीच तनी हुई तार जो है वो लोहा है। इस पर उन्होंने कहा है, लेखक साहब कहते हैं कि वह कुदाल, वह खुरपी, वो फावरे, वो हल, वो सब क्या है? क्या है? लोहा है। अब यहाँ से उन्होंने अपनी बेटी को क्या कहते हैं? सिखलाते हैं कि यह देश के विकास के लिए जो पुरुष उपयोग करते हैं उपकरण, वो सब लोहा है। फिर वहीं पर माँ उन्हें समझाती है, कहती है कि घर में जो हंसुआ है, जो बाल्टी है, जो पानी खींचने वाली घिरनी है, वो सब क्या है? लोहा। यानी माँ घरेलू उपयोग की वस्तु में लोहा पहचान कराती है। पिता जो दैनिक पुरुष उपयोगी उपकरण है उसमें लोहा पहचान कराती है।
और लड़कियां आसपास के चीजों को पहचान करती है कि इसमें लोहा है। क्लियर? तो तीनों अपनी अपनी लोहा की पहचान करते हैं, लेकिन हमें लिखना क्या है, कवि लोहे की पहचान किस में कराते हैं? तो लिखिएगा, कवि कविता में अपनी बिटिया को कहते हैं कि पुरुष उपयोगी सामान जैसे कुदाल, खुरपी, फावरे, ये सब हल, ये सब क्या है? लोहा है। वहीं उनकी पत्नी यानी कवि की जो पत्नी है, बिटिया की जो माँ है, वह लोहा पहचान कराती है कि घर की उपयोगी जो सामान है, जिसमें हंसिया, हंसुआ जिसको कहते हैं, जैसे बाल्टी, पानी खींचने वाली जो घिरनी है, ये सब क्या है? लोहा है। ठीक है, आशा करते हैं आपको सब समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है? देखिए, चैप्टर में बताया गया है कि लोहा क्या है, तो आप समझिए, लोहा एक दैनिक उपयोगी चीज है, हमारे जीवन का एक आधारभूत चीज बन चुका है लोहा। आप अगर गौर करके देखिएगा तो सबसे ज्यादा किसका उपयोग हो रहा है? लोहा का ही उपयोग हो रहा है हर कामों में। घर बनानी हो, पुल पुलिया बनानी हो, गाड़ियां हो, इस जितनी चीजें हैं में सबसे ज्यादा धातु लोहा है। तो लोहा क्या है? तो एक दैनिक पदार्थ, एक धातु है जिसका हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है। लोहा एक प्रकार का धातु है जिसका उपयोग हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। अब पूछ रहा है कि इसकी खोज क्यों की जा रही है? तो इसकी खोज इसलिए किया जा रहा है कि अगर लोहा नहीं रहेगा तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? नीरस हो जाएगा, आधारहीन हो जाएगा। अगर हमारे जीवन में लोहा नहीं रहे तो हमारा जीवन कैसा होगा? नीरस, आधारहीन। इसलिए उन्होंने कहा है कि लोहा की खोज की जा रही। जैसे आप जाएंगे, चित्र में बताया गया है कि एक भिलाई है, भिलाई में बहुत सारे पीला डीला है, जहां पर उसकी खुदाई हो रही है, वहां पर उसकी खोज की जा रही है लोहा की, क्योंकि वहां उपकरण बनने के लिए, भिलाई लोहा इस्पात केंद्र है, वहां उपकरण बनने के लिए जो चाहिए कच्चा लोहा, वो कहाँ से मिलती है? धरती से। इसलिए उसकी खोज की जा रही है। ठीक है, तो लिखिएगा क्या आप लोग? लिखिएगा लोहा क्या है? तो लोहा एक प्रकार का धातु है जिसका उपयोग हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। इसके बिना हमारा जीवन का आधार ही नहीं है। ठीक, अब इसकी खोज इसलिए की जा रही है क्योंकि लोहा हमारे जीवन का उपयोगी उपकरण है और इसके बिना हमारा जीवन नहीं संभव है, इसलिए इसकी खोज की जा रही है। आगे चलते हैं, सुनिएगा। इस घटना से उस घटना तक यहाँ किन घटनाओं की चर्चा की जा रही है? तो लिखिएगा, उपयुक्त पंक्ति विनोद कुमार शुक्ल रचित प्यारे नन्हे बेटे को कविता शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कवियर करना चाहते हैं कि बिटिया से पूछा जाता है कि लोहा कहाँ कहाँ, तो बिटिया अपने आसपास की चीजों को लोहा बतलाती है। फिर उसको पिता समझाते हैं, सिखलाते हैं कि पुरुष जो उपयोगी देश के विकास के लिए जिन चीजों का उपयोग करते हैं वो लोहा है। फिर माँ उसे समझाती है कि घर में उपकरण जो उपयोग होता है वो लोहा है। उस घटना से, यानी पूछने से लेकर पिता के सिखलाने और माँ के समझाने तक की घटना को कहा गया है उस घटना से इस घटना तक। यानी बिटिया पहले समझती है कि लोहा कहाँ है, फिर उसे पिता समझाते हैं, फिर उसकी माँ समझाती है। तो कहते हैं पूछने से लेकर के समझाने तक का जो समय है, काल है, उसको कहा गया उस घटना से इस घटना तक। ठीक है, समझ में आई बात? पहले पिताजी पूछे ये लोहा कहाँ है, फिर बिटिया बतलाती है, फिर पिताजी उसे सिखलाते हैं, फिर माँ उसे समझाती है। तो ये जो क्रम लगा, समय लगा ना, घटना जो घटा, उस घटना से इस घटना तक की बात कविवर कहते हैं कि हमने वहां से लेकर के यहाँ तक की पूरी बातें आपको बताई है। तो उस घटना से इस घटना तक क्या हुआ, कभी जो पूछते हैं सो लेकर के आंसर दिया गया तहां तक। ठीक है, आगे हैं, नंबर सुनिएगा। अर्थ स्पष्ट करें कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। उपयुक्त पंक्ति विनोद कुमार शुक्ल रचित
प्यारे नन्हे बेटे को कविता शीर्षक से लिया गया। इस पंक्ति द्वारा हमारे कविवर कहना चाहते हैं कि लोहा कविता में क्या, उन्होंने कहा है कि जो मेहनतकश लोग हैं, जो कड़ी परिश्रम करते हैं, वो व्यक्ति क्या है, लोहा। और जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो क्या है, लोहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हर औरत दबी सताई, माने जो औरत दबी है, सताई हुई है, वो सब क्या है, लोहा है। कब, जब वह परिवार के साथ खड़ी होती है, यानी परिवार में उसको दबाया सताया गया है, लेकिन वह फिर क्या कर रही है, मेहनत कर रही है, परिवार के साथ खड़ी है, तो वो क्या है, लोहा। यानी लिखिएगा, उपयुक्त पंक्ति द्वारा कविवर कहना चाहते हैं कि जो लोग मेहनत कर, जो मेहनत करते हैं वो लोहा, और जो स्त्रियां समाज में दबाई सताई जा रही है, परिवार में उसका मान सम्मान नहीं है, फिर भी वो अपने परिवार के लिए खड़ी है, मेहनत कर रही है, फिर भी, तो वैसी महिलाएं भी क्या है, लोहा के समान है। मेहनत करने वाले पुरुष लोहा, और दबाई सताई महिलाएं जो परिवार के साथ खड़ी है, फिर भी वो क्या है, लोहा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कविता में लोहे की पहचान अपने आसपास में की गई है। बिटिया, कवि और उनकी पत्नी जिसे पहचान करते हैं, आपके मन में क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं, बताइए। तो अभी अभी हमने तुरंत बताया कि कविता में लोहे की पहचान के अलग अलग आधार बताए गए। बिटिया जो है वह पहचानती है, वह कहती है कि हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं, जैसे चिमटा, करछुल, अलगनी, सरसी, दीवार में लगी हुई चीजें, वो सब क्या है, आसपास की चीजें हैं, तो वो सब क्या हमारी लोहा है। वहीं पर पिता पहचान कराते हैं कि पुरुष उपयोगी वस्तु जो सामाजिक और राष्ट्रीय हित में काम किया जाता है, जैसे फावरे, कुदाल, खुरपी, ये सब क्या है, लोहा है। वहीं माँ कहती है कि जो घरेलू उपयोग से माने हैं, घर द्वारा महिलाओं द्वारा उपयोग की जाती है, बाल्टी, हंसिया, चाकू, ये सब क्या है, लोहा। ठीक है, यानी कविता में एक लोहे को तीन व्यक्ति ने तीन तरह से पहचाना है। एक लोहे को तीन व्यक्ति ने तीन तरह से पहचाना है, एक दैनिक उपयोगी, एक घरेलू उपयोगी, और एक राष्ट्रीय हित के लिए। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो हमारे आसपास में लोगों हैं, उन लोगों में हम लोग पहचानते हैं, सब अलग अलग, जैसे हम हैं, कोई हमें अलग रूपों में पहचानता है, कोई हमें अलग रूप में समझता है, नहीं, माने हम ही को अलग अलग रूपों में लोग समझता है, तो ये क्या है, हमारी पहचान। यहाँ पर लोहा कहने का अर्थ है कि लोहा को तीन लोगों ने अलग अलग रूपों में पहचाना है। चलिए, बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं, मेहनतकश आदमी और दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत के द्वारा लोहे का क्या अर्थ है। देखिए, लोहा जितना कड़ा होता है, लोहा जितना कड़ा होता है, कठोर मजबूत होता है, वैसे ही मजबूती से किसकी तुलना की गई है, बोझ उठाने वाले लोगों की गई है। जो महिलाएं, उसके जीवन में कितना ही दुख क्यों ना हो, लेकिन अपना दुख सहकर परिवार के लिए खड़ी अगर रहती है, तो वो भी एक लोहे के समान है। इसीलिए इन दोनों को लोहा से तुलना किया गया है। ठीक है, जैसे लोहा कड़ी मजबूत है, हमेशा कड़ी से कड़ी रहती है, तो ठीक उसी तरह से जो बोझ उठाने वाले पुरुष हैं या जो महिलाएं हैं जो काम करती है, सब क्या है, जो परिवार के साथ, वो लोहे के समान है, कड़ा है, मजबूत है। अर्थात उनकी तुलना किससे की गई है, लोहे की मजबूती से। किससे, तो पुरुष जो मेहनतकश है, महिलाएं जो दबी कुचली है, इन दोनों की तुलना किससे की गई है, लोहे के कड़ापन से। आशा करते समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, यह कविता एक आत्मीय संसार की सृष्टि करती है, पर वह संसार बाह्य निरपेक्ष नहीं है। इसमें सृष्टि और संवेदना, जिजीविषा और आत्मविश्वास सम्मिलित हैं। इस कथन की पुष्टि कीजिए। देखिए, ये कविता जो है राष्ट्रीय हित और जिजीविता से आत्मविश्वास सम्मिलित है। यानी कहने का अर्थ है कि कविता में लोहे की पहचान नहीं कराई गई है, आपको ये पहचाना कराया गया है कि आप में कितनी आत्मीयता है, आप में आत्मबल कितना है। एक लोहे
वो हम लोग अलग अलग रूपों में उपयोग कर रहे हैं। नहीं, अगर वही लोहा एक मुलायम चाकू काटने के रूप में उपयोग होता है, तो वही लोहा खेत के फसलों को काटने के लिए भी उपयोग होता है। अर्थात वही चाकू मुलायम चीजों को काटती है, तो वही लोहा कड़ी से कड़ी चीजों को भी काट सकती है। यानी कहने का अर्थ हमारे कविवर कहना चाहते हैं कि आप अपने आत्मविश्वास को पहचानिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप में अगर जज्बा हो करने का, तो आप सफल हो सकते हैं, कड़ा से कड़ा मेहनत कर सकते हैं, और IPS और IAS जो भी है ना, वो भी आप बन सकते हैं। ये हमारी पहचान कराते हैं कौन? कविवर विनोद कुमार शुक्ल। किससे? अपनी कविता में लोहा के माध्यम से, कि एक लोहा मुलायम से मुलायम चीज है और कड़ी से कड़ी चीज है। ठीक है ना? बस हमारी नजरिया क्या है, हमने किस तरह से पहचाना, वो हमारा सोच है। हम अपने आत्मविश्वास को हम कैसे बनाएंगे, ये पहचान करा रहे हैं कौन? चैप्टर में विनोद कुमार शुक्ल जी, कि आप अपनी आत्मशक्ति को पहचानिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। शक्ति है आपकी, केवल उसको क्या करना है, नजरिया वैसा बनाइए, नजर वैसा हो आपका। नजर का मतलब क्या? मेहनत कीजिए, सोचिए। आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं, सुनिएगा। बिटिया को पिता सिखलाते हैं, माँ समझाती है, ऐसा क्यों? अब देखिए, बड़ी सुंदर बात उन्होंने लिखा कि पिता सिखलाते हैं और माँ समझाती है। देखिए, पिता जो होते हैं ना, वो हमेशा क्या होते हैं कि उतना विनम्र नहीं होते हैं जितनी माँ विनम्र होती है। अगर कभी भी कोई बात अगर सीखना समझना हो, तो पिता समझाते नहीं है, वो डांट करके बतला देते हैं। क्या? तो वो सिखलाते हैं, लेकिन उसी बात को माँ प्रेम से बिठा करके और कुछ उदाहरण दे करके समझाने का प्रयास करती है। तो माँ क्या करती है? विनम्र होकर के समझाती है। तब माँ समझाती है और पिता सिखलाते हैं। इसलिए कविवर ने वहां पर पिता के सामने क्या लिखा है कि वो सिखलाते हैं, अब माँ क्या करते हैं? उसी चीज को समझाती है। क्या ऐसा होता है? हमारे समाज में भी ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज की बात अगर बोलना शुरू करते हैं, पिताजी झट से डांट देते हैं, चुप हो, तुम लोगों को ऐसे करना चाहिए, नहीं करते। वो सिखला गए, हो गया बात। लेकिन जब उसी बात को अगर हमारी माँ अगर सुनती है, तब माँ फिर बाद में उसको समझाती है कि ऐसे करिएगा, अब आगे मौका मिलेगा तो नहीं। तो वे क्या हमारा कि माँ की विनम्रता को लेकर के, स्त्री की विनम्रता को लेकर के कविवर ने क्या लिखा वहां पर कि माँ समझाती है। अब पिता के कठोरता को लेकर के उन्होंने लिखा है कि पिता सिखलाते हैं। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो समझ ही रहे। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब चैप्टर हमारा समाप्त होने वाला है, मात्र 2 चैप्टर बच गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।